बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वजीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने यह मैंडेट के मुज़ाकरात करने या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही। पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नए मीसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये दो शराइत उन्होंने रख दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। नया मीसाक जमहूरियत कर देते हैं। मीसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मीसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मीसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मीसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेगी। यानी आज जो काम पीएमएल-एन कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपा, फैसल सालेह हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए, एक तो जो वजूहात है सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात हैं, ये आप ज़हन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी, क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है इन्होंने, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीजों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फजलुर रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजलुर रहमान साहब कह किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तस्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। फजलुर रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं, और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता, तो पीटीआई को रोकना पहले ही मुश्किल था। इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मईशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा, और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है, तो ये तहरीक बहुत ज्यादा जान पकड़ जाएगी। नादरीन, आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है। क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत से
قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 2، حلف کی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 3، جبری گمشدگیوں کی وجہ سے قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 4، بغیر منصوبہ بندی کے اور عوامی حمایت کے بار بار کے ملٹری آپریشن سے قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 5، مینڈیٹ کی چوری سے قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 6، سب سے مقبول عوامی رہنما کو جیل میں رکھنے سے قوم ناراض ہوتی ہے۔ نمبر 7 یہ بھی ہے کہ جب دفاع کا کام چھوڑ کے باقی کام کیے جاتے ہیں، باقی کاروبار کیے جاتے ہیں، تو قوم کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی، لوگ ناراض ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر جنہیں بند کر دیا جائے تو قوم اور فوج کے بیچ میں کوئی ناراضگی کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر جناب BBC کے اوپر بھی چھپی ہے، مختلف جگہوں پہ آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ایلس جل، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا وہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے فوری اقدامات کریں، اور انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نظر بندی کے دوران بشرا بی بی کی صحت کا تحفظ اور انسانی وقار کی ضمانت کو یقینی بنائے۔ اب بشرا بی بی کو نہ ان کا سامان دینے دیا جاتا ہے، نہ ان کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کی ملاقاتیں بھی ان کی فیملی کے ساتھ روکی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بشرا بی بی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں جو باہر چلا جائے عمران خان صاحب کے حوالے سے، لہذا وہ ملنے نہیں دیتے۔ یہ ادارے نقصان میں کیوں جا رہے ہیں، یہ کسی نے سوچا ہے؟ عمران خان نے تو 3 سال میں ان سارے اداروں کو تباہ نہیں کیا، 2 سال بیچ میں سے کرونا تھا، تو ان اداروں کو عمران خان نے تباہ نہیں کیا، ان اداروں کو تباہ کیا ان حکمرانوں نے اور ڈکٹیٹرز نے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں۔ کیا کسی نے معافی مانگی کہ ہم نے یہ ادارے تباہ کر دیے؟ جو ادارے فوج کے انڈر چلتے ہیں وہ تو سارے منافع میں جا رہے ہیں، یا جو ادارے شریف خاندان کے یا زرداری خاندان کے انڈر چلتے ہیں وہ تو سارے منافع میں جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اپنے اپنے کاروبار منافع میں جا رہے ہیں، تو پاکستان خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ جب یہ لوگ منافع کمانا جانتے ہیں تو پاکستان کے لیے منافع کیوں نہیں کماتے؟ اپنے لیے یہ کماتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اداروں کو پہلے تباہ کرتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بعد 2-2.5 درجن ٹوٹل ادارے ہیں جو اچھے بڑے ادارے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے اگر یہ بیچ دیں گے نا، اور ان کی نیت ہے بیچنے کی، تو پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ صدر ہیں PIA پیپلز یونین کے رمضان لغاری صاحب، انہوں نے ایک بھانڈا پھوڑا ہے، ان کا جو انہوں نے بھانڈا پھوڑا ذرا وہ سن لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مالیت ہی غلط لگائی گئی PIA کی، جو پراپرٹیز دی گئی ہیں صرف ان کی مالیت 70 ارب کی ہے، 10 ارب میں بیچ دیا، جبکہ جہاز جو فنکشنل ہے وہ 18 ہیں۔ ایک جہاز ہی 20 سے 30 ارب کا ہے۔ 1500 ارب کے اثاثوں کو کیسے بیچا گیا، یہ صدر PIA پیپلز یونین رمضان لغاری صاحب نے پورا ایک انٹرویو دیا، اور انہوں نے ایک جرنلسٹ کو یہ بتایا رمضان لغاری صاحب نے کہ کس طریقے سے PIA کو اونے پونے بیچا گیا اور بندر بانٹ کی گئی، 10 ارب میں 1500 ارب کی ایئر لائن کو بیچ دیا گیا۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم وہاں پہنچ گیا جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سرنڈر کیا تھا، یعنی معاملہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دوبارہ موبلائز ہو چکے ہیں، اب اس تعداد کو بڑھانا ہے، اس کو دگنا کرنا ہے۔ کیا یہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ کر پائے گی؟ وہ تو بہت انرجیٹک ہے، نوجوان ہے، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے صوبے کی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ وہ باقی صوبوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بھی کئی گنا تک بڑھایا، اور بڑا شاندار انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ بڑے گھاگ اور پرانے سیاستدانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا نوجوانوں کی اس ٹیم نے، اور عمران خان صاحب نے اس ٹیم پر بھروسہ بھی کیا ہے۔ اب جناب جو ہری پور کے مناظر ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر تیار ہے۔ یاد رکھیے گا جب یہ کراؤڈ مالاکنڈ جائے گا نا پھر آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ مالاکنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ ہزارہ وہ ڈویژن ہے یا ایبٹ آباد ہری پور جہاں پہ PMLN کہیں نہ کہیں کچھ باقی ہے، وہ کہ وہ الیکشن تو نہیں جیت پائیں گے، نواز شریف خود یہاں سے الیکشن ہار گئے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ ان کی باقیات ہیں وہاں پہ۔ فارم 47 نہ ملے تو الیکشن نہیں جیت سکتے، لیکن پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مگر دوسری جانب جو وہاں سے رسپانس ملا پاکستان تحریک انصاف کو یا سہیل آفریدی کو، اب پلان ان کا یہ ہے کہ پورا پاکستان بند کرنا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہر چوک ڈی چوک، تو اس کا ایک مطلب ہے
इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं है। पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। इस सूरत-ए-हाल को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, खास तौर पे हजारा में, एबटाबाद में, हरीपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीके इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाजरीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया। यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए, इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने 2024 में वोट डाला, वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे, और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे। जो 18 साल 19 साल के थे उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते, तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है।
اور بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے, جو کبھی اسکول میں نہیں گئے, تو وہ تو منشور پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کیا ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے ووٹ ختم کر دیے جائیں کیونکہ یہ منشور نہیں پڑھ سکتے, چاہے ان کی عمر 40 سال یا 50 سال ہو؟ تو یہ جو بومرز ہیں نا جتنے بھی, یہ نوجوانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ میدان سے بھاگنے والی بات ہے. جب مقابلہ نہ کرو تو میدان سے ہی بھاگ جاؤ. یعنی جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سک رہے, آپ کہہ جی اس کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہم نے, اس کو ویسے ہی میدان سے باہر نکال دو. تو کیونکہ یہ نوجوانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے اور ان کے شعور کو فیس نہیں کر پا رہے, لہذا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ ان کو ہی باہر نکال دو, ہم ان کے بغیر میچ کھیلیں گے. یہ نوجوان آپ کو میچ کھیل